अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। कल आपने देखा कि ज़मानत पे रहा वज़ीर आज़म ने अपनी तमाम काबीना को, जो कि वो भी ज़मानत पे रहा थे, उनसे हलफ लिया और आज उस क्या कहना चाहिए कि मुल्ज़िमों पर या मफरूरों पर, जो कि सब के सब ज़मानत पर हैं, उनकी काबीना का एक इजलास हुआ। बड़ा कमाल, वैसे ये भी तारीख़ में एक वाक़या हुआ है कि वज़ीर आज़म भी ज़मानत पर है, काबीना के अंदर 34 अरकान थे, 34 में ग़ालिबन 25 या 26 वो भी ज़मानत पर हैं और वो जो है जनाब हुकूमत चलाएँगे, और हुकूमत भी ऐसी कि एक न्यूक्लियर पावर। तो बात तो वाक़ई बड़ी कमाल की है। मैं सोच रहा था कि मालूम करना चाहिए माहिरीन को कि गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों से राब्ता कायम करें। क्या क्या दुनिया में अगर कोई ऐसा अगर वाक़ई नहीं हुआ है तो ये कम से कम एक तो क्रेडिट हमें मिलना चाहिए मुस्लिम लीग नवाज़ को। तो देखें, जो इस चीज़ को नोट करते हैं क्या वो राब्ता करते हैं, होना तो चाहिए। बहरहाल उस ज़मानत पे बने हुए मुल्ज़िमों की जो काबीना है, उसका आज पहला इजलास, पहले दिन का पहला इजलास था और पहले इजलास में ही वो इंतकामी कार्रवाई हुई, जिसका मैं आपसे कहता रहा कि ये लोग आके इन्होंने इंतकामी कार्रवाई करनी है। ये आप छोड़ दें, ये जो बात कहते थे ना हम किसी के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन एक जुमला बड़ा फिर खूबसूरत सा आपको लगा देते हैं आगे कि कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। तो वो कानून ने अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। आज जो पहली हुई थी काबीना की मीटिंग, उसमें जो पहला काम किया गया, यानी उसमें कोई भी मुल्क और कौम के हवाले से कोई काम नहीं हुआ। पहला काम ये हुआ है कि ECL की कमेटी बना दी गई है ताकि जिन लोगों पर बाहर जाने पर पाबंदी होगी उनके नाम फौरी तौर पर डाले जाएँ। तो ये काम आप समझ रहे हैं कि कानून ने रास्ता बनाना शुरू कर दिया है पहले ही दिन से। तो अच्छा, दूसरा एक ये चीज़ है, और उसके अलावा मैंने कल अपने वीलॉग में आपको बताया था कि इमरान खान के हवाले से भी पसे पर्दा बहुत तेज़ी से कार्रवाई की जा रही हैं। और अब एक चीज़ तो जो उनकी पार्टी को कलअदम करने की कोशिशें हैं, उस पर बड़ी तेज़ी से मशावरत हो रही है। मीडिया में आपको कोई ख़बरें नहीं आएंगी, जो मैंने लोगों से मालूमात की हैं इलेक्शन कमीशन वगैरह में, उनको तेज़ी से हिदायत दी जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले को किया जाए, पार्टी को कलअदम कर दिया जाए, बल्ले का निशान मनसूख कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके जहन में एक बल्ला है, तो बल्ले के निशान को मनसूख किया जाए। और दूसरा ये है कि इमरान खान को गिरफ़्तारी के लिए जब वो उनको कहेंगे तो उनको गिरफ़्तार किया जाए। और इमरान खान की जो पार्टी है उसको कलअदम अगर इलेक्शन कमीशन कह देती है, तो जो मुझे पता लगा है वो ये है कि वज़ीर दाखिला जो इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब हैं, जो कि इस वक्त बड़े दुश्मन भी हैं, ना कहें वो और बात है, लेकिन हमें पता है PTI के और इमरान खान से मुखासमत रखते हैं, उनके पास भी आईनी तौर पर इख्तियार होंगे कि वो पार्टी को कलअदम करके इमरान खान की गिरफ़्तारी का हुक्म दे सकते हैं। तो इस पर भी बात हो रही है कि क्या किया जाए। लेकिन ये तमाम चीज़ें देखने के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो कौम की, जो आवाम की जो मकबूलियत है, कहीं ऐसा ना हो कि मामला गड़बड़ हो, क्योंकि कल का इमरान का जलसा जो है वो भी बड़ा अहमियत का हामिल है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोई बड़ा कदम उठाने से पहले हुकूमत के, मैं अभी ज़िम्मेदार इदारों की बात नहीं कर रहा, उस पर मैं अभी आगे आता हूँ, वो ये कह रहे हैं कि ज़रा ये देख लो कल का जलसा, कि कल के जलसे की क्या पोजीशन होती है, क्योंकि कल का जो जलसा है वो पंजाब में है और पंजाब आपको पता बड़ा सूबा है और बड़ी अहमियत का हामिल होता है। तो कोशिश की जा रही है कि उनके जलसे की कवरेज को रोका जाए। मैंने परसों आपको बताया था, लेकिन अब वो बात कन्फर्म हो गई कि वो केबल की जो है ना मरम्मत करना चाह रहे हैं, और वो मरम्मत इसलिए कर रहे हैं कि वो जलसा जो है कवर ना हो, इंटरनेट पर पाबंदी लग जाए, इंटरनेट बहुत स्लो होगा, डाउनलोड नहीं हो सकेंगी। कई चैनल्स को हिदायत जो है, मुझे आज पता लगा कि कई चैनल्स को जो है हिदायत जारी कर दी गई हैं। मतलब ये कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन सीना गज़ट के ज़रिए, क्योंकि ऐसी चीज़ साजिशें जो होती हैं ना, तो वो अब इस तरह नहीं होती। एक साजिश हो गई थी, वो ख़त के ज़रिए तो हो गया। अब कोशिश ये की जाए कि नेक्स्ट जो साजिश है ना वो ज़बानी कलामी हो, वर्बल जो है ना उसकी हिदायत जारी की जाए। तो वो उसके ऊपर वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम उसको दिखाया जाए और लोगों को डिस्करेज किया जाए। और उसके बावजूद फिर देखेंगे अगर जलसा, और जो मेरे पास इत्तलात है कि वो इंशाल्लाह जलसा बहुत बड़ा कामयाब होगा, तो उस जलसे के बाद भी ये लोग फिर जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कदम उठाने जा रहे हैं, उसकी, उसमें जो कहते हैं ना, उसके अंदर उसकी सख्ती का फैसला किया जाएगा कि कितना सख्त होना चाहिए। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, आसिया अमजद के साथ आपको पता है वो जो कुछ हुआ, अब उसमें मैं बात नहीं करूँगा। मैंने तो पहले दिन जिस दिन ये हंगामा हो रहा था पंजाब असेंबली में बता दिया था कि ये लोग जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, पुलिस को लेकर आए, ये लोग और ये ख़ानदान जो है ना, इलेक्टेबल्स और ये जागीरदार ख़ानदान, ये इस काबिल ही नहीं है कि इनको जमहूरियत दी जाए। ये सब जो है ना डंडे के ऊपर चलने वाले लोग हैं।
इनको क्या पता, पैसा इन्होंने ले लिया है, मादर पिदर आज़ाद लोग हैं, ना छोटे की तमीज़ है ना बड़े की तमीज़ है, जमहूरियत ही क्या जाने ये लोग। ये तो अपना गुस्सा आ गया, मार डांट सोटा किया, कत्ल करवा दिए। ये इस किस्म की चीज़ें जो बाहर होती थी जागीरदार कराते थे, अब ये चीज़ें आपने असेंबली में भी देखी। और बेचारी वो आसिया अमजद के साथ जो कुछ हुआ, अल्लाह ताला उसे सेहत दे, कौमों के अंदर है। तो ये भी उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल थी जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ, अल्लाह ताला बेहतर करे। लेकिन एक और मज़े की बात ये कि अमेरिकन सेनेटर जो हैं, सीनियर कांग्रेस की एक रुकन है इल्हान उमर, जो वाहिद अमेरिका की में एक मुसलमान कांग्रेसमैन है, वो आई हैं और ख़ास तौर पे उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की उनके सेक्रेटेरिएट में जाके, और उन्होंने इमरान खान के उस इक़दाम की जो कि उन्होंने इस्लाम फ़ोबिया के हवाले से किया, उसकी तारीफ़ की। बल्कि उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलने की बड़ी ख्वाहिशमंद थी। तो देखिए, मैंने आपसे कहा ना, जो मैं कह रहा हूँ ना, मैं क्यों हिमायत करता हूँ, इसीलिए कि जो काम जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और इस्लाम की हुर्मत और उसके गिर्द जो एक हिफाजती हिसार बांधने के लिए जो आलमी सतह पर जो इमरान खान ने काम किया था, वो दुनिया कहेगी। मतलब अब लोग मान रहे हैं। वो देखिए, एक सेनेटर वहाँ से आई थी और वो ख़ास तौर पे आके उसने मिला है, और मिलने के बाद इमरान खान से उसने ये स्टेटमेंट दिया है। और इसी तरह मैंने आपसे पहले कहा था कि बहुत सारे दुनिया के अहम मुस्लिम लीडरान जो हैं वो भी इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। और गाहे बगाए जो हमें पता लगता है सिफारती ज़राए से, या हमारे जो हैं ज़राए उनसे पता लगता है कि वहाँ लोग जो हैं इमरान खान के इस काम के ऊपर मुस्लिम ममालिक बहुत ज़्यादा खुश हैं, बनिस्बत इसके जो इस्लाम दुश्मन क़ुव्वत हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। लेकिन इसी वजह से ये एक मामला चल रहा है। तो ये मैं कहता हूँ ना कि अगर कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर कोई भी कार्रवाई होती है, तो मुझे ये कहने में अब कोई आर नहीं है कि जो कोई भी अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई होती है तो वो इस्लाम दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी होगी। ये तो बात एक हो गई आगे। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब लंदन चले गए हैं, मैंने आपको कल बताया था। वो लंदन लोग अजीब-अजीब बातें कर रहे हैं। वो इसमें देखिए 2-4 चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि भई ये सबको लिया जाए, एएनपी को लिया जाए और दावड़ वगैरह को लिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि वो भी मतलब लेफ्टिस्ट पार्टी है, पाकिस्तान के इतने हक़ पे तो है नहीं। वो भी 18वीं तरमीम ज़रदारी साहब ने कराई थी और ये लोग भी कोई इतने प्रो पाकिस्तानी तो नहीं है। तो वो चाहते हैं कि जितने भी एंटी पाकिस्तानी वो साथ हों। लेकिन जो असल एक चीज़ हो जाने की बजाय वो उनको भेजा गया बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ की तरफ से ही। मैं आपको खबर दे रहा हूँ कन्फर्म करके। शहबाज शरीफ की जानिब से इसलिए भेजा गया कि जो मुलाकात हुई थी, आपको पता है कि आर्मी चीफ इनसे मिल नहीं रहे थे, नाराज़गी की वजह से कि भाई ये कौन सी हुकूमत आ गई। ज़ाहिर है वो खुश तो नहीं थे, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि कुछ मिला मामला था अदलिया का, बहरहाल जो होना था हो गया। लेकिन अब जिस तरीके से वो आ रहे हैं और जैसी बातें वो कर रहे थे, तो इसीलिए वो आर्मी चीफ आए नहीं, ना सलामी पे आए ना आए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जनाब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी दिया जा रहा है और वो बड़े साहब आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब बड़े तमतराक से, तो आपको पता है कि फिर उन्होंने तो खुलकर भाजपा के ख़िलाफ़ बात की थी। तो वो मुलाकात में जो अब मेरे पास जो इत्तलात आई हैं वो दो, हालांकि मुलाकात 1 to 1 थी शहबाज शरीफ से, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि पता लग जाता है फिर दिफाई ज़राए से भी कहीं ना कहीं। वो पता ये लगा कि उसमें जो दूसरी बातचीत थी, उसके अलावा ये बातचीत भी कल डे बिफोर यस्टरडे उनको पैगाम दिया गया था कि इनको रोका जाए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे रहे हैं, आप दें, कोई आप उनको सफ़ीर बना रहे हैं, आप उधर उनको वज़ीर वो बना रहे हैं, कोई एम्बेसडर बना रहे हैं, हमें इससे कोई नहीं, लेकिन इनको फ़िलहाल फौरी तौर पर पाकिस्तान आने से कम अज़ कम रोका जाए टिल उस वक्त तक जब तक कि बाजवा साहब की यहाँ पर मौजूदगी है। ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ। और उनको रोका जाए क्योंकि फिर ये काम जिस तरह ख़राब होगा। तो अब उस पैगाम को लेके वहाँ पर वो गए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ जो थे इदारों की गुड बुक में, क्योंकि शहबाज शरीफ ने आज तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की और इदारों को भी पता था और कोर्ट भी समझते थे कि शायद इनको हटाने के बाद अगर जो हुकूमत आती है तो अगर ये आएगी शहबाज शरीफ की, क्योंकि बकौल शहबाज शरीफ की उन्होंने कहा था कि मेरी पूरी ग्रिप है। लेकिन जैसे ही अभी 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, आपने देखा कोई हुकूमत नहीं बन पा रही थी, कुछ नहीं बन पा रही थी। तो इदारों को ये पता लग गया कि ये इन तिलों में तेल नहीं है। यानी जो बंदा हमारी गुड बुक में है, जो एंटी पाकिस्तान नहीं है, प्रो पाकिस्तान है, लेकिन इसके साथ लोग नहीं हैं ना इनको, जैसा कि उन्होंने दावा किया था कि पूरी पीडीएम मेरे साथ है, मौलाना भी मेरे साथ हैं, जरदारी साहब भी मेरे साथ हैं। उनको पता लग गया कि ये दाल जो है ना, दाल जो है झूठों में बढ़ रही है। तो उन्होंने देख लिया कि इससे पहले कि वो कहते हैं ना, एक मिसाल है कि वो नज़र आ जाता है सारा मामला। तो इसलिए इनको कहा गया कि जनाब आपकी हुकूमत बड़ी कमज़ोर है, बेहतर ये है कि, और वो उनको पता भी लग गया सारे मामला तो इस वक्त नवाज शरीफ की तरफ से चल रहे हैं। तो इस पर भी थोड़ी सी नाराज़गी और इनको एहसास हो रहा है अब तमाम इदारों को, किसको, यानी कोतवाल को भी और काजियों को भी और सिपह सालारों को भी, सबको ये एहसास हो रहा है कि वो इनसे गलती हो गई। और गलती मैंने अब कहा ना कि गलती इसलिए भी, गलती तो है लेकिन इसलिए ये गलती काबिल माफ़ी है क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है ना, मैं पहले अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, अच्छा नहीं लगता बार बार रिपीट करना, कि ये पिछले 65 साल की ना ये प्रैक्टिस थी। तो इस प्रैक्टिस से लोग आदी थे, हुकूमतें भी आदी थी, अवाम भी आदी थी,
जो अमेरिका जिनके इशारे पे तब्दीली आती थी वो भी आती, सब आती थे, सब खुश थे कि भाई ये ठीक है, बस थोड़ा अरसा हो गया, इससे काम करा लिया, इसने हमारी बात नहीं, निकालो उठाओ बाहर फेंको। लेकिन इस मरतबा उनको पता चला कि अब ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि इमरान खान ने आने के बाद जो इमरान खान ने कुछ लोगों को थोड़ा शऊर दिया है, सोशल मीडिया की वजह से शऊर आया। अब उनको पता लगा कि जो 65 ईयर्स बिफोर जो हमारी प्रैक्टिस चलती रही थी, अब ये प्रैक्टिस नहीं चलेगी। नाउ दे रियलाइज, और उनको अब एहसास हो रहा है। तो ये मैं आपसे पहले भी कहा था, मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको इशारा दे चुका हूँ, बड़ा कंफर्म। दूसरे लोग जो कह रहे हैं ठीक है, तज्ज़िया निगार मुझसे सीनियर हैं, लेकिन मेरे पास ये इत्तला है कि ये हुकूमत जो है बस ज़्यादा 2 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी, और इनको जो है हर सूरत में इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। और ये बात जो है, मैं आपको ये भी खबर दे रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के अहम जिम्मेदार इदारे हैं जिन्होंने तब्दीली की, उन्हें कहीं ना कहीं अपने तौर पर गैर मुल्की ताकतों को भी पहुँचाना शुरू कर दी। एग्जैक्टली वही बात है जो हमेशा मैं कहता था कि जब कौम निकलेगी रोडों पर तो ताकतवर इदारों को पता लगेगा, और ताकतवर इदारों को जब पता होगा कि कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं या हम और किसी लीडर के साथ खड़े हैं, तो फिर वो भी बाहर की ताकतों को कन्वे कर सकते हैं कि जनाब ये लोग तो इनके साथ हैं, हम किस तरीके से आपके कहने के ऊपर इन सब का इस्तेहसाल करें। इस एक 2 जुमले में ना आप मेरी सारी बात समझ गए होंगे कि क्या कुछ हो रहा है और कहाँ कहाँ किसको किसको पैगाम कन्वे किए जा रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, उधर फजल रहमान साहब और जरदारी साहब भी कोशिश कर रहे हैं, तो बिलावल साहब जो गए हैं वो बेसिकली इसीलिए गए हैं कि उनको रोक दिया जाए, और साथ में उनकी ख्वाहिश ये भी है कि जरदारी साहब की जो सदारत है उसके लिए जो है उनको कम अज़ कम फजल रहमान साहब को वो नवाज शरीफ राज़ी कर लें। यानी ये 2-3 बुनियादी चीज़ पे बिलावल साहब का विजिट है इम्पॉर्टेंट, कि वो उनको राज़ी कर लें जरदारी के ऊपर फजल रहमान को, और फजल रहमान फ़िलहाल आर्जी तौर पर विड्रॉ कर जाएँ। और दूसरा ये कि नवाज शरीफ कुछ अरसे तक रुक जाएं फौरी तौर पर, लेकिन अगर वो नवंबर तक रुकते हैं तो मुझे तो नवंबर तक ये हुकूमत चलती ही नज़र नहीं आ रही। बहरहाल देखिए और क्या चीज़ होती है हमें पता लगा था, और इसी बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर वो बाजवा साहब की और इनकी है मुलाकात हुई थी। बहरहाल एक चीज़ तो ये है, दूसरी अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर भी बड़ी ग्रुपिंग चल रही है, क्योंकि जो कुछ लोगों का ख्याल था कि जब ये शहबाज शरीफ आ जाएंगे तो जो मरीम नवाज़ का जो ग्रुप है उनको था कि उनकी बात सुनी जाएगी, लेकिन अब मरीम को बात नहीं पता लग रहा है कि सारा मामला जो है वो तो शहबाज शरीफ ही की तरफ जा रहा है, और वो सिर्फ अपने मामलात को देख रहे हैं। उन्होंने सारे लोगों को ले लिया है, और अभी तक अंदर से कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जो मरीम नवाज़ के ऊपर जो कलअदम या उनको जो बाहर किया गया है सज़ा के ज़रिए, उसके हवाले से कोई अभी तक बात नहीं हो पा रही। तो उनको भी थोड़े से, उनके ग्रुप को भी मायूसी है, और वो ये समझ रही हैं कि जो मामला है वो शहबाज शरीफ खुद अपनी नशिस्त को मजबूत करने या अपने लोगों को मजबूत करने के लिए सारी सूरत हाल कर रहे हैं। तो मतलब अंदर भी ना बड़े मामला जो इस वक्त ख़राब हैं। अच्छा, इदारों का आपको मैंने बता ही दिया है कि इदारों को अब एहसास हो चुका है, तो मामला रिवर्स हो सकता है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ ये कि मामला न सिर्फ रिवर्स होगा बल्कि एक चीज़ और ये भी, जो मैंने आपको पता है गुज़िश्ता साल कहा था कि जिस तरीके के पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, जो भी सूरत हाल चल रही है, उसके ऊपर ये फैसला हुआ था कि ये निज़ाम नहीं चलेगा। तो मैंने आपको गुज़िश्ता साल भी बताया था, मेरे कई बयानात भी हैं, ट्विटर पे भी जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको भी मैंने कहा था कि ये निज़ाम जाएगा, लेकिन उस वक्त जाएगा जब ये निज़ाम बिल्कुल मुकम्मल नाकाम हो जाएगा। और अब ये निज़ाम जो है ना मुकम्मल नाकाम हो गया है। आप देख लें पंजाब के अंदर भी, यानी कहीं भी आइन के ऊपर काम नहीं हो रहा, कहीं भी कोई कानून के हिसाब से काम नहीं हो रहा। उधर आप देख लें कि पंजाब असम्बली के क्या हालात हैं। उधर वो कल मैंने आपको बता दिया था कि वो बुज़दार के इस्तीफ़े का भी मसला पड़ गया था कि वो इस्तीफ़ा गलत चला गया। वो उन्होंने उससे एडवोकेट जनरल से मशवरा लिया, उन्होंने भी कह दिया कि नहीं ये गलत हुआ है, बुज़दार साहब मौजूद हैं नहीं मौजूद हैं, वो किसको हटाएंगे कैसे हटाएंगे, वो एक नया फड्डा पड़ गया। दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि जो गवर्नर पंजाब हैं वो उन्होंने वैसे इस्तीफ़ा नहीं दिया था, उनके अहकामात मानने से चीफ सेक्रेटरी ने, यानी अजीब ही तमाशा है। मतलब जैसे मैंने आप वीलॉग में कहा था ना कि जिसकी जितनी जहाँ तक पावर है अपने अनऑप्शनल पावर को इस्तेमाल करके वो भाग रहा है, उसको इस्तेमाल कर रहा है, डजेंट मैटर, कोई बॉदर नहीं कर रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है। तो बुनियादी तौर पर यही सारी चीज़ें होती हैं किसी के निज़ाम को गिराने की, उसके निज़ाम को ख़त्म करने के लिए। तो एज इट इज़ जो सूरत हाल इस वक्त मैं पाकिस्तान में देख रहा हूँ, वो इस वक्त वो सूरत हाल बिल्कुल अच्छी है कि गवर्नर और ये सारे मामलात और पंजाब की हुकूमत और मरकज़ की हुकूमत और सारे मामलात और जिस तरीके से जो सिलसिलात हो रहे हैं, इससे लग रहा है कि निज़ाम को गिरना पड़ेगा। और वैसे भी आप देखें सिंध की हुकूमत का, उधर आप देखें कि वो क्या हुआ है, गोट फ़कीर मोहम्मद चांडियो का जो गोट है, वहाँ पे आप देखें तकरीबन 150 के करीब घर जल गए हैं और तकरीबन 12-14 बच्चे ज़िंदा चल गए। वहाँ पे पता लगा दादू के अंदर, उस इलाके के अंदर इतने बड़ी दादू के अंदर सिर्फ 2 फायर टेंडर उनके पास थी, और लोगों से अब हमने पता किया वहाँ पे तो लोग बड़े परेशान हैं, और कुछ भी ऊपर से बारिश भी कल हो गई है। तो ये पीपल्स पार्टी का, मैं आपसे कहता हूँ ना, जो लोग पीपल्स पार्टी के साथ बड़े खुश होते थे, कराची के अंदर भी बड़े लोग खुश रहते थे। तो पीपल्स पार्टी तो बुनियादी तौर पर कराची को भी दादू और मेहड़ और लाड़काना बनाना चाहती है, क्योंकि इनका प्लान है, ये चाहते हैं कि इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, ताकि ये बिल्कुल कराची जो हब है ना इसकी मईशत की, वो बिल्कुल टूट जाए, और उसके बाद जो है फिर पाकिस्तान जो बिल्कुल कोलैप्स कर जाए इकनॉमीज़ की, और उसके बाद जो है फिर इनके जो मज़मूम मकासद हैं आगे
वो पूरे हों, उसके लिए 18वीं तरमीम और दूसरे तीसरे मामला जो हैं वो कर चुके हैं। इस पर सारी बातें मैं कर चुका हूँ, मज़ीद इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ टच दिया है मैंने कि सारी चीज़ों को आप देखें। उधर इन्होंने सारे मामला इस तरह किए हैं, तो ये हुकूमत चलेगी नहीं और निज़ाम अब गिरेगा, जो मैंने आपकी सूरत हाल बताई है। अच्छा, दूसरी रूस के हवाले से बता दूं, यूक्रेन के हवाले से कल मैंने आपको कहा था कि रूस ने एक डेडलाइन दी हुई थी, जो मामला दुनिया के भी हैं, क्योंकि असल में दुनिया के मामला देखना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पाकिस्तान का मामला तो नजर आ रहा है, दुनिया के हालात बड़े ख़राब होते जा रहे हैं। उधर रूस ने कल डेडलाइन दी थी कि कल हम जो न्यूक्लियर मतलब कर देंगे, लेकिन कल रूस ने न्यूक्लियर अटैक नहीं किया। उसकी वजह ये कल मैंने आपको बताई थी और वो कंफर्म हो गई कि नेटो ने भी बड़ी ज़बरदस्त तैयारी कर ली थी और उन्होंने 100 के करीब जो है ना न्यूक्लियर वॉर हेड्स के साथ इन्होंने तैयारी लगा दिए थे। तो मुझे लगता है कि रूस वहाँ से पीछे हट गया और रूस ने फिलहाल वही स्ट्रेटेजी रखी है कि वो एक के बाद एक शहर जो है यूक्रेन का फतह करे। अब तक जब मैं आपसे बात करूं तो 5 शहरों पर रूस जो है मुकम्मल कब्जा कर चुका है। और इस वक्त मैंने आपको बताया था कि इस वक्त जो लोग लड़ रहे हैं वहाँ पे रूस अकेला पड़ गया है यूक्रेन के अंदर। 50 मुल्कों के इस वक्त वहाँ जंगजू लड़ रहे हैं, हज़ारों जंगजू हैं और वो जंगजुओं के साथ साथ आपकी पूरी नेटो फोर्सेस भी वहाँ पे लड़ रही हैं। तो इस वक्त जो है वो अकेला पड़ गया है और चीन बहरहाल पीछे से मदद कर रहा है। लेकिन चीन का भी आपको पता है कि चीन इस वक्त ताइवान पे जाना चाह रहा था, लेकिन चीन ने हटा तो नहीं है पीछे। चीन की जो तैयारियां जो मुझे नज़र आ रही हैं, जो सफारती ज़राए से खबरें मिल रही हैं, उनसे कंफर्मेशन तो, क्योंकि अखबारात में तो आपको पता है वो होता है, लेकिन जो असल चीज़ तो वही होती है जो कि डिप्लोमेटिक वायर होते हैं या एजेंसीज़ के थ्रू पता लगती है, इंटरनेशनल एजेंसीज जो चेंज ऑफ व्यूज़ करती हैं उनके दरमियान। तो उससे पता तो लग रहा है कि चीन की इंटेंशन तो है ताइवान पे जाने की, लेकिन वो ज़रा थोड़े से परेशान इसलिए हुए हैं कि वो चीन के तकरीबन 20-25 शहरों के अंदर जो है ना कोरोना फैल गया है। और कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं जिनसे बीजिंग में हमारी बात हुई है, जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि यार ये लगता है कि ये कोरोना फैलाया गया है। मतलब जैसे मैंने आपसे कहा था, ये तो एक तयशुदा चीज़ है कि एक मैन मेड क्राइसिस है, लेकिन अब क्या किसने फैलाया है, क्या इसमें वेस्ट का हाथ है? वो लोग कहते हैं कि वेस्ट का हाथ है और चीन की जो तैयारियां थी और चीन का जो पोजीशन थी, जो एक्शन वो लेने जा रहा था इस वक्त, उस एक्शन को कम करने के लिए ये वहाँ पे चीन के अंदर एक नई जो है, मतलब कहते हैं कि कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन जो है पूरे वहाँ पे चीन के अंदर फैल गई और बहुत ज़्यादा पैनिक है वहाँ पे। और इवन दो के अब बता रहे हैं कि वो जानवरों के अंदर फैल गई है, और उन्होंने मुझे बताया है और खबरों में भी आ रहा है कि जो बिल्ली और कुत्ते हैं उनके अंदर बड़ा खतरनाक वायरस हो गया और उनको वो प्लास्टिक के थैलों में बंद करके जिंदा उनको बंद करके जानवरों को, घरेलू उसमें बिल्लियां भी हैं, कुत्ते भी हैं, सारे उनको प्लास्टिक के थैले में बंद करके बड़े बड़े गड्ढे खोद के उसके ऊपर तेजाब या चूना डाल के उनको दफन किया जा रहा है। तो ये बहुत खतरनाक हालत वहाँ पे चाइना के अंदर भी रहे। लेकिन इस तमाम सिचुएशन के बावजूद कहा जाता है कि ये कॉन्स्पिरेसी है कोई चाइना को रोकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद जो मैंने आपसे कहा कि हमें खबरें मिल रही कि चाइना जो है गो हेड कर रहा है, अपने मामला को आगे चला रहा है। देखें क्या होता है। इसी तरह ये है कि अफगानिस्तान के अंदर कल आपको तो अफसोसनाक वाक़या हुआ था, आज फिर सुना 2 धमाके वहाँ पे हुए, तो अफगानिस्तान की सूरत हाल भी बड़ी ख़राब है। तो ये भी देखना होगा पाकिस्तान के अंदर इसके क्या असरात होंगे। अच्छा, सऊदी अरब के अंदर से एक अच्छी खबर है कि सऊदी अरब ने तमाम फॉरेनर्स को अलाउ कर दिया कि वो सऊदी अरब के अंदर जायदाद खरीद सकते हैं। खरीद यानी वो मालिक बन सकते हैं। पहले आपको सऊदी अरब में जायदाद खरीदने की अलाउ नहीं था, और अगर खरीद भी लेते थे पार्टनरशिप में तो आप मलकियत आपकी नहीं होती थी, लेकिन आपको मलकियत तो उन्होंने देनी शुरू कर दी है। लेकिन आप हरम काबा और हरम मदीना के अंदर आप वो जायदाद नहीं खरीद सकते। लेकिन एग्जैक्टली ये वही कुछ हो रहा है जो मैंने आपको पहले बताया था कि जब ये प्राइवेट लोगों को जगह खरीदने की इजाज़त मिल जाएगी तो उसमें से ज़्यादा जो है अहले यहूद जो हैं, और ज़ाहिर पैसा तो उन्हीं के पास है, वो यहाँ पर आएंगे और वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो जगहें खरीदेंगे और वो मिल्कियत उनकी होगी। तो आस्ते आस्ते जो बात मैंने आपसे कहा था ना कि अब्राहम अकॉर्ड के अंदर जो मामला हैं ये उधर जा रहे हैं। तो बहरहाल देखिए क्या सूरत हाल बनती है। अब हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान के हवाले से जो मैंने आपको सूरत हाल बताई कि इन तमाम चीज़ों का पाकिस्तान पे क्या असर पड़ता है। हुकूमत ये मुझे चलती नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान के एतराफ़ भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और भारत मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है रेशा दवानियों में लगा हुआ है। भारत ने कल एक नया इल्ज़ाम लगा दिया पाकिस्तान पे कि वो चीन के, मैंने आपको बताया था 3 दिन पहले वीलॉग के अंदर कि वो LAC के ऊपर उन्होंने कुछ सिग्नल्स के टावर वगैरह लगाए। भारत ने कहना शुरू कर दिया कि वो टावर पाकिस्तान की वहाँ पर लगाए गए ताकि पाकिस्तान हमारी जासूसी करे। तो ये सारे मामला जो हैं, ये सारी सिलसिले चल रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर हालात जो है ना दुनिया के बैन-अक़वामी सतह पर दुरुस्त हैं, सारी दुनिया में नए इत्तेहाद बन रहे हैं, टूट फूट हो रही है, और लेकिन हमारे यहाँ मुल्क के अंदर अभी भी हालात आप देखें किस तरीके से हैं। तो ये फैसला आवाम को करना है। इस छोटे से आज मेरा तो यही पैगाम है कि कौम को अगर इस वक्त शऊर आया है तो कौम अपना फैसला करे। एक लीडर के पीछे आप खड़े हुए तो इसी के पीछे खड़े रहें, उसको सपोर्ट करें, और ताकि मुल्क को जल्द से जल्द निकालने के लिए इस मुसीबतों से आप निकालें। थोड़ी बहुत परेशानियाँ आएंगी आपको, कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप यकीन करें। अगर आप थोड़ा सा हौसला करेंगे, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करेंगे, सब हो जाएगा।
और देखते हैं क्या होता है। आज जो पाकिस्तान की खबरें थी, जो बैनुल-अक़वामी अहम खबरें थी, उस पर मैंने आपको तज़किया दे दिया। इंशाल्लाह कल जो हालात होते हैं, जो भी सूरत हाल होती है, इंशाल्लाह उस पर अपना तज़किया लेके ज़रूर हाज़िर होऊँगा कल तक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।